सभी को नमस्कार। हमारे ऑनलाइन एनपीटीईएल प्रमाणन पाठ्यक्रमों इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर के बारे में सीखा। आज की क्लास में हम कुछ उदाहरणों का प्रयोग करेंगे कि कैसे सॉलिडवर्क्स का उपयोग करें। 2 बार क्लिक करने के बाद सॉलिडवर्क्स चिन्ह या तो यहाँ है या एप्लीकेशंस से हमारे पास यह टर्मिनल होगा। इसलिए इस पर हम किसी भी वस्तु को ड्रॉ करने की पोजीशन में होंगे और यह आपके ऊपर है कि आप किस वर्जन का उपयोग करना चाहते हैं। हमारे पास सॉलिडवर्क्स 2015 वर्जन है और हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो जब आप नए वर्जन के लिए जा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर के लिए नए अपडेट वहां होंगे। फिर भी सरल इंजीनियरिंग ड्राइंग सवालों में अभ्यास के लिए पुराने वर्जन काम करते हैं। पहला चरण सॉलिडवर्क्स है। हमें क्या करना है? माउस का उपयोग कर इस वस्तु पर जाने प्रयास करें जिसका नाम न्यू है। हम देख सकते हैं इस नए कंट्रोल को। वहां न्यू क्लिक करें। इसलिए पहला उदाहरण जो हम अभ्यास कर रहे हैं वह है 2D स्केचेस या पार्ट ड्राइंग के साथ हम जाना चाहेंगे। इसलिए पिछली क्लास में हमने सीखा है कि सॉलिडवर्क्स पहचानता है 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स। एक भाग ड्राइंग है, दूसरा असेंबली ड्राइंग है, तीसरा ड्राइंग्स है। इसलिए पहले 2D स्केचेस सरल 3D ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो एक अद्वितीय वस्तु हैं। यदि आप बनाना चाहते हैं तो हमें पार्ट ड्राइंग पर क्लिक करना होगा। पार्ट पर क्लिक करें, फिर ठीक पर क्लिक करें, फिर यह एक ब्लैंक स्क्रीन खोलता है। फिर से पहले हम इस वस्तु पर जाएं। नए, फिर यह एक पार्ट ड्राइंग की तरह कुछ खोलता है। क्लिक करें, फिर ठीक है पर यह खाली स्पेस खोलता है। इस खाली स्पेस में हमारे पास फीचर मैनेजर है जहां फ्रंट प्लेन, ऊपरी प्लेन और दाहिने प्लेन स्थित हैं। इसी प्रकार हमारे पास स्केच टूलबार की तरह कुछ है। स्केच रेखा और विभिन्न प्रकार की वस्तु। यहाँ एक और ऑब्जेक्ट है, जूम व्यूज और अन्य चीजें हैं और बॉटम में स्थित हैं हमारे पास यूनिट्स जैसे एमएमजीएस, और यह एमएमजीएस हमारी यूनिट्स को दर्शाती हैं। इसलिए अब हम एक सरल उदाहरण से शुरू करते हैं। इस ड्राइंग को खोलने के बाद यदि हम कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, अगर यह एक 2D शीट है जो हम मैन्युअल बनाते हैं, उसके लिए एक सामान्य शीट है, हम कुछ भी ड्रॉ करेंगे। लेकिन सॉलिडवर्क के लिए आपको वास्तव में यह निर्दिष्ट करना होगा कि आप किस प्लेन पर वस्तुओं को ड्रॉ करना चाहते हैं। और किसी भी ड्राइंग को शुरू करने के लिए सुझाया गया प्लेन फ्रंट प्लेन है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? आप अपने माउस को सामने के प्लेन पर ले जाएं, फिर यह किसी प्लेन के आइसोमेट्रिक व्यू का पता लगाता है। आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना चाहिए, बस अपने माउस को हिलाएं। इसी प्रकार हम अपने माउस को ऊपर की प्लेन पर ले जा रहे हैं। यह उस सतह का सपाट भाग दर्शाता है। तो यदि आप किसी वस्तु को क्यूबॉइड की तरह मान रहे हों तो मिड प्लेन में से एक फ्रंट प्लेन है, कट सेक्शनल प्रकार की वस्तु टॉप प्लेन है और एक राइट प्लेन भी है। हम उस क्यूबॉइड का राइट प्लेन भी देख सकते हैं। इस प्रकार हमने आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स के लिए देखा है। इसे अगर आप इसे देख रहे हैं, फ्रंट प्लेन मुख्य अक्ष को निरूपित करता है, टॉप प्लेन आपको एक अन्य मुख्य अक्ष देता है तथा राइट प्लेन आपको एक अन्य अक्ष देता है। तो पहले हम करने जा रहे हैं फ्रंट प्लेन का चयन। चयन का अर्थ है बस अपने माउस को हिलाएं, फिर उस बटन पर दाहिना क्लिक करें। इसलिए माउस में दाएं तरफ बाएं तरफ 2 बटन होते हैं और दाएं साइड बटन को लेते हैं।
एक बार आपके क्लिक करने पर यह एक संवाद बॉक्स खोलता है जो कुछ दर्शाता है जिसे आप उस प्लेन पर सामान्यतः ड्रॉ करना पसंद करेंगे। इसलिए यह एक सिंबल है कि हमारे पास उस दिशा में संकेत करते हुए सामान्य वेक्टर के साथ स्क्वायर की तरह कुछ है। यदि आप क्लिक करते हैं तो यह उस फ्रंट प्लेन पर पंक्तिबद्ध होगा। तो पहला चरण आपके माउस को सामने के प्लेन पर ले जाएगा, तब दाहिने क्लिक करें, तब इस सामान्य पर क्लिक करें, हमें यह फ्रंट प्लेन मिलेगा। इसी प्रकार यदि हम इसे शीर्ष रेखा पर ड्रॉ करने जा रहे हैं तो हमें एक क्लिक करना होगा जो कि दायां क्लिक है उस टॉप प्लेन पर, तब उस पर एक बायां क्लिक करें जो आपको शीर्ष प्लेन देता है। सुझाया गया प्लेन शुरू करने के लिए फ्रंट प्लेन बायां क्लिक पर क्लिक करें, फिर एक और बायां क्लिक मुझे फ्रंट प्लेन देता है। तो जो भी दो डायमेंशनल ड्राइंग हम करने जा रहे हैं हम इसे इस फ्रंट प्लेन पर करेंगे। तो चलिए यह करते हैं। रेखा, सर्कल, वक्र तथा कई अन्य विकल्प हैं। इसलिए पहले हम एक बाएं क्लिक से अपने माउस को हिलाएं, फिर एक रेखा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चुनें, तब एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर एंटर दबाएं। यह एक लाइन ड्रॉ करता है। अब यह रेखा हम कुछ यूनिट्स को उस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट करना चाहते हैं जो हम करते हैं। लाइन के ठीक बगल में एक बटन स्मार्ट डायमेंशन है। स्मार्ट डायमेंशन का प्रयोग करते हुए हम उस रेखा की लेंथ को समायोजित कर सकते हैं। तो उस स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक करें, उस बिना क्लिक किए अपने माउस को हिलाएं, फिर उस पर क्लिक करें। यदि आप डायमेंशन से खुश हैं तो ठीक है, यदि आप उस डायमेंशन से खुश नहीं हैं तो बस 50 रखें। अब इन यूनिट्स को आप हमेशा चुनते हैं तो आप इसे चुन सकते हैं ताकि आप उस 50 से नीचे आ रहे हैं तो उस यूनिट में कुछ यूनिट हैं हम मिलीमीटर उठा सकते हैं। जब एक बार यह किया जाता है तो टिक मार्क पर क्लिक करें, तब यह आपको 50 मिलीमीटर डायमेंशन दिखाता है। फिर पहला चरण इसके लिए सामान्य रूप से फ्रंट प्लेन को खोलने के बाद है। हम अपनी सुविधा से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक रेखा ड्रॉ करते हैं, जो भी पॉइंट हो, क्योंकि एक अभ्यास सत्र है। फिर एंटर दबाएं, फिर एस्केप दबाएं। यह एक लाइन ड्रॉ करता है। अगर आप माउस हिला रहे हैं तो अब आप कोई और जानकारी नहीं देखेंगे। इस लाइन को हम आगे का उद्देश्य के लिए समायोजित करना चाहते हैं जो हम करते हैं। स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक करें, इस रेखा पर क्लिक करें, उस डायमेंशन के साथ हम बस हमारे माउस को खिसका सकते हैं। फिर से बाएं क्लिक करें। अब जो भी डायमेंशन हम चाहते हैं 75 यूनिट्स मिलीमीटर, फिर ओके पर क्लिक करें। यह 75 मिलीमीटर की एक रेखा ड्रा करता है। मेरा सुझाव ड्राइंग के लिए पूरे समय एक ही डायमेंशन का उपयोग करना है। एक ही का अर्थ है डायमेंशन की एक ही यूनिट। अगर आप मिलीमीटर के साथ शुरू करते हैं, सब कुछ मिलीमीटर के साथ जाना है तो आपको केवल मिलीमीटर का उपयोग करना है। मैं यह सुझाव इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम पार्ट ड्राइंग स्तर पर हैं, इसलिए इस प्रकार एक ऑब्जेक्ट का इस तरह की यूनिट्स के साथ निर्माण करते हैं, अतः इसके लिए अगली यूनिट मिलीमीटर हो सकती है। जब हम इसे सेंटीमीटर में बनाते हैं, यदि हम इन ऑब्जेक्ट्स के लिए पर्याप्त सावधान नहीं हैं तो हम एक पोजीशन में नहीं हो सकते हैं और इस प्रकार प्रत्येक समय मिलीमीटर जैसे यूनिट के एक सिस्टम के साथ जाने में दिक्कत होगी। अब मैं एक से दूसरे तक एक इंक्लाइंड लाइन बनाना चाहता हूं और मैं एक और रेखा को एक निश्चित कोण से ड्रॉ करना चाहता हूं। तो मुझे क्या करना है कि फिर से रेखा नहीं चुनना है क्योंकि मैंने कोई एंटर या एस्केप बटन नहीं दबाया था, तो मैं बस अपनी लाइन को मुक्त रूप से खिसका सकता हूं और उस एंटर को क्लिक करें। अब मैं बस एंटर और एस्केप कर सकता हूं, तो मैं उस ड्रॉ मोड से बाहर आ जाऊंगा। अब मैं अपने इस स्मार्ट डायमेंशन का उपयोग कर सकता हूं
यदि आप काफ़ी सावधान हैं तो आप इस माउस को सामान्य रूप से खींच सकते हैं ताकि लेंथ समायोजित हो जाए, या हम उस रेखा की वर्टिकल ऊंचाई भी ग्राउंड लेवल के सापेक्ष दे सकते हैं। इसके लिए आप बस अपने माउस को घुमा सकते हैं। तब यह उस तरह से होने लगता है। आप देखते हैं कि एक रेखा इसे उस दिशा के अभिलंबवत दिखाने के लिए जा रही है। आपको माउस का उपयोग करने में सावधानी रखनी होगी। दूसरे तरीके से, यदि आप थोड़ा घुमा रहे हैं तो इसे मोड़ने में सावधानी बरतनी होगी, तब यह उसकी वह वर्टिकल ऊंचाई दर्शाता है। इसी प्रकार हम इस दिशा में भी उपयोग कर सकते हैं। तो जो भी डायमेंशन हम जारी करना चाहते हैं उन्हें निर्दिष्ट करें कि हम यह कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं 50 मिलीमीटर की हाइट चाहता हूं। उसके लिए मैं 50 यूनिट्स या मिलीमीटर के लिए और ओके पर क्लिक करता हूं। तो अब आप देख सकते हैं कि रेखा छोटी है क्योंकि ग्राउंड लेवल के सापेक्ष वर्टिकल ऊंचाई 50 मिलीमीटर है। अब आप कुछ अन्य ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक सतत रेखा के स्थान पर सेंटर रेखा, हम उस सेंटर रेखा को ड्रॉ करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें इस वाली पर क्लिक करना है। वहां ट्रायंगुलर प्रकार का बटन ड्रैग कीजिए जिस पर क्लिक किया गया है। वहां जाए, वहां सेंटर रेखा की तरह कुछ है। उस सेंटर लाइन को चुनिए। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ड्रॉ कीजिए। फिर एंटर और एस्केप दबाएं। इसलिए आप पिछली कक्षाओं में सेंटर रेखा ड्रॉ करने की पोजीशन में होंगे। जब आपके पास अक्ष एक्सिसिमेट्रिक प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम इस सेंटर रेखा का उपयोग करते हैं। तो उस सेंटर रेखा में हमेशा बड़े डैशेज़ के साथ छोटे छोटे डैशेज़ की तरह का एक मानक फॉर्मेट होता है। अब मैं इस सेंटर रेखा एक दूरी या शायद लेंथ फिर स्मार्ट डायमेंशन तक समायोजित करना चाहता हूं। मैं इसका उपयोग कर सकता हूं। वहां क्लिक को पर क्लिक करें, इसको 112 के लिए समायोजित करें जो भी यूनिट्स मिलीमीटर की तरह हैं, फिर ओके पर क्लिक करें। यह स्वतः उस सेंटर लाइन लेंथ को समायोजित करता है। जब तक आप स्केच मोड में हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ है जो पेंसिल जैसी वस्तु के साथ एक प्रतीक की तरह है और लिखी गई चीजें जो यह दर्शाती हैं कि आप स्केच मोड में हैं। इसका मतलब है कि आप उस प्लेन पर हैं। आप कुछ ऑब्जेक्ट चुनेंगे, आप ड्रॉ करने की पोजीशन में होंगे। आप स्केच मोड से बाहर आना चाहते हैं क्योंकि आप उन चीज़ों को हटाना चाहते हैं जिन्हें आप मिटाना चाहते हैं। आप सीधे ऐसा कर सकते हैं। इस स्केच मोड पर मैं सीधी रेखाओं को हटा नहीं सकता और इसी तरह। तो सबसे पहले या तो एस्केप दबाएं या वहां जाएं, उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें। फिर मैं उस स्केच मोड से बाहर आया। अब कुछ भी अगर मैं फिर से ड्रॉ करना चाहता हूं तो मुझे फ्रंट प्लेन और उसी प्रकार की चीज़ें चुननी होंगी। अब मैं इस रेखा को हटाना चाहूँगा। क्या करना है? इसका मतलब है कि निम्नलिखित आइटम्स को हटाते हैं। हाँ, यदि ऐसा है तो आप इसे मिटा दें। इसलिए जब आप स्केच मोड से बाहर आ रहे हैं, अगर आप आमतौर पर इसे हटा रहे हैं तो आप ड्राइंग को नहीं सेव कर रहे हैं, तो यह सब मिट जाएगा। इसलिए हम एक बार फिर से करते हैं। इसमें अगर मैं चाहता हूं, क्योंकि मैंने सब कुछ मिटा दिया है, अगर मैं इसे बनाना चाहता हूं, फ्रंट प्लेन पर जाएं, बस अपने माउस को हिलाएं, फिर दाहिने क्लिक करें। फिर यह प्लेन के लिए सामान्य दिखाता है। प्लेन के लिए सामान्य क्लिक करें, इसलिए सामान्य प्लेन खुलता है। अब मैं एक रेखा ड्रॉ करना चाहता हूं, सेंटर रेखा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ड्रा करता हूं, फिर दबाएं एंटर, एस्केप। अब मैं एक रेखा जैसा कुछ ड्रॉ करना चाहता हूं, तो यह स्वचालित रूप से पता लगा देता है कि कहाँ है, कि एक लंबवत प्रकार का सिस्टम कहाँ है। मैं इसे दबा सकता हूं, फिर एंटर दबाएं, एस्केप। हम अभी भी एस्केप मोड में हैं। मैं सिर्फ इस रेखा को हटाना चाहता हूं, तब मैं उस पर क्लिक करता हूं। अपने कीबोर्ड पर डिलीट बटन दबाएं। तो जब भी आप एक विशेष वस्तु को हटाना चाहते हैं तो आपको स्केच मोड पर होना होगा।
यदि आप स्केच मोड से बाहर आते हैं तो उनमें से एक को चुनिए। आमतौर पर यदि आप किसी को निर्दिष्ट नहीं कर रहे हैं तो यह पूरा ऑब्जेक्ट मिटा देता है, तो आपको डिलीट ऑब्जेक्ट के उपयोग के लिए सावधान रहना होगा। अब मैं इस प्लेन पर एक आयत ड्रॉ करना चाहूँगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसे हटा दूँगा। फ्रंटल प्लेन पर से सामान्य से मैं जाऊँगा। मैं हमेशा स्क्रॉल बटन का उपयोग कर सकता हूँ। अब मैं इन दो माउस क्लिक के बीच उपयोग कर रहा हूँ। यदि आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो कुछ स्क्रॉल बटन की तरह है, यह उस प्लेन पर जूम या उस प्लेन से जूम आउट है। तो अब हम जूम कर रहे हैं, यह जूम आउट हो रहा है। मैं इसको समायोजित करना चाहता हूँ। मैं हमेशा इस जूम का उपयोग क्षेत्र के लिए कर सकता हूँ। यहाँ बटन भी हैं जैसे जूम टू एर या जूम आउट उस प्लेन के। अब उस फ्रंटल प्लेन पर मैं एक स्थान से एक कॉर्नर आयत ड्रॉ करना चाहता हूँ। मुझे क्या करना है, कॉर्नर आयत मतलब मुझे एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर के लिए निर्दिष्ट करना होगा। तो मुझे क्या करना होगा, कॉर्नर आयत पर क्लिक करें, फिर क्लिक करें का अर्थ है क्लिक करें। इसे होल्ड करिए, इसे दोबारा से करते हैं। अगर मैं स्केच मोड में सब कुछ हटाना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं कि अपने बाएं क्लिक बटन का उपयोग करें, इसे होल्ड रखें। होल्ड का मतलब बिना छोड़े लगातार दबाए रखें, फिर ऑब्जेक्ट का चयन करें, तब वह सब कुछ चुनता है, तब आप डिलीट कर सकते हैं। तो अब मैं उस प्लेन के सामान्य के लिए एक कॉर्नर आयत ड्रॉ करना चाहता हूं। क्लिक करें कॉर्नर आयत पर। मैंने किसी माउस को नहीं छुआ क्योंकि मैंने पहले ही क्लिक किया था उस कॉर्नर पर जो उससे बाहर चला गया है। अब हम करने जा रहे हैं कि एक कॉर्नर पॉइंट्स लेते हैं। लेने का मतलब है क्लिक करें, इसे होल्ड करें, उस माउस को होल्ड करें, तब अपने माउस को होल्ड बटन प्रेस करके मूव कराएं और उसे एक स्थान पर ले जाएं। एक बार जब यह हो जाता है आप प्लेन पर आयत प्राप्त करेंगे। अब मैं इस आयत की इतनी निर्दिष्ट डायमेंशन पर ऐसा करना चाहता हूं जिसके लिए फिर से मैं स्मार्ट डायमेंशंस का उपयोग कर सकता हूं। अब उनमें से एक पर क्लिक करें, यह 49 है। 22 जो मैं चाहता हूं, 50 मिलीमीटर मैं चाहता हूं, तो 50 मिलीमीटर के लिए फिर ओके पर क्लिक करें। फिर एस्केप दबाएं। इसका मतलब है कि 50 मिलीमीटर उस ओर पर स्थिर है। दूसरी ओर मैं फिर से डायमेंशन को समायोजित करना चाहता हूं। मैं क्या उपयोग कर सकता हूं, क्लिक करें, इसे कुछ 25 मिलीमीटर तक ले जाएं और ओके पर क्लिक करें, फिर एस्केप दबाएं। यदि आप कर चुके हैं फिर यह एक उचित डायमेंशन पूर्ण आयत बनाता है। अब हम एक और प्रकार का आयत बनाएंगे। जब भी हम विभिन्न वस्तुओं को बनाना चाहते हैं हम उपयोग करते हैं इस आयत का, जिसे हम सेंटर आयत कहते हैं, जिसका अर्थ है मैं एक ऐसे पॉइंट को चुनने की पोजीशन में हूं जहां से मुझे पूरे पेज पर आयत शुरू करनी है। यह हमारे दो डायमेंशन पृष्ठ के समान है। सामान्य दिशा में फ्रंटल प्लेन पर एक बार जब मैं उस फ्रंटल प्लेन पर क्लिक करता हूं तो हम बनाते हैं कोई 2D ड्राइंग। हम केवल एक विशेष प्लेन पर ही बनाएंगे और सुझाया गया प्लेन जो हम उपयोग कर रहे हैं वह फ्रंटल प्लेन है। अब एक पॉइंट है जहां आयत का सेंटर है, माना वहां होगा वह आयत जिसे हम सेंटर आयत कहते हैं। उदाहरण के लिए यह वह है जो मैंने लिया है। अब उसके लिए मुझे क्या करना है, एक पॉइंट चुने। पॉइंट पिक से मतलब है अभी मेरे हाथ इस माउस को छू नहीं रहे हैं। अब मैं अपना माउस हिलाऊंगा और उस बिंदु पर एक लेफ्ट बटन दबाएं और फिर हिलाएं। मैं इसे दबाए नहीं रख रहा हूं, मैं बस क्लिक करता हूं तो इसने उस कॉर्नर पॉइंट्स को चुना है। अब मैं अपने माउस को ले जाऊंगा, अलग स्थानों पर छोड़ूंगा। इस पर आधारित विभिन्न स्थानों पर मैं एक आयत बनाने की पोजीशन में हो जाऊंगा। अब फिर से क्लिक करें। अब मेरे हाथ भी खाली हो गए हैं, आयत बना लिया है। अब मैं इसे निर्दिष्ट करने के लिए स्मार्ट डायमेंशन रखना चाहता हूं, माना 10 यूनिट्स 10 मिलीमीटर होगा।
ओके पर क्लिक करें। अब अन्य आयामों को मैं फिर से उसके लिए उपयोग करना चाहता हूं। मैं स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक कर सकता हूं या पहले से ही मैं स्मार्ट डायमेंशन पर हूं। कारण है कि स्मार्ट डायमेंशन हाइलाइटेड हैं, इसलिए पुनः स्मार्ट डायमेंशन क्लिक करें और इसे 40 यूनिट्स करने के लिए उपयोग करें। तो मिलीमीटर की तरह ओके, फिर एस्केप और एस्केप दबाएं तो हमारा सेंटर आयत भी हो चुका है। अब हम यहाँ कुछ अन्य आयत का उपयोग कर सकते हैं। एक और विकल्प है, जैसे 3 पॉइंट कॉर्नर आयत की तरह हमारे पास 3 भिन्न पॉइंट हैं। मैं एक कॉर्नर आयत बनाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे क्या करना है, उसे चुनना है। फिर बिना किसी बटन को होल्ड किए माउस को हिलाएं। पहला पॉइंट लें, दूसरा पॉइंट, शायद तीसरे पॉइंट। एक बार यह हो गया, दो बार एस्केप दबाएं तो यह ऑब्जेक्ट को फिक्स करता है। अब स्मार्ट डायमेंशंस का उपयोग करें, शायद इसे 15 यूनिट्स में बदलें और शायद यह 24 यूनिट्स। फिर एस्केप दबाएं। इस तरह हमें इन कॉर्नर आयतों को 3 पॉइंट्स का उपयोग करके बनाना होगा। अब शायद हम एक स्क्वायर बनाना चाहते हैं, कैसे करें? एक ही आयत का उपयोग हम कर सकते हैं। हम दोनों पक्षों पर समायोजन के लिए स्मार्ट डायमेंशंस का उपयोग करते हैं। हम उपयोग करते हैं कुछ जैसे, इनमें से किसी भी कोने के आयत का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहले मैं इसे आयत की तरह ड्रॉ करूंगा, तब मैं स्मार्ट डायमेंशंस का उपयोग करूंगा। इस पर क्लिक करें, जैसे 10 यूनिट्स, और यह भी 10 यूनिट्स है। फिर दबाएं एस्केप एस्केप एस्केप। इसलिए एक ही कमांड जैसे आयत स्क्वायर भी बना सकता है। आप किसी भी स्क्वायर को बनाना चाहते हैं, कोई अन्य आयत रेखा ऑब्जेक्ट के भीतर बहुत ही सीधी है। आप रेखा पर क्लिक करते हैं, एक पॉइंट को उस रेखा के मिड पॉइंट से चुनें जिसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तब एंटर दबाएं। हम उस रेखा को कर चुके हैं। अब हम समांतर चतुर्भुज बनाना चाहते हैं। क्योंकि आयत में हमेशा वे किनारे 90 डिग्री के होते हैं, वर्ग में भी 90 डिग्री। समांतर चतुर्भुज यदि मैं बनाना चाहता हूं तो क्या करना है, उस समांतर चतुर्भुज पर क्लिक करें। अब यदि आप स्वयं माउस को देख रहे हैं, कर्सर स्तर यह एक समांतर चतुर्भुज जैसा कुछ दर्शाता है। यदि आप ध्यान से देख रहे हैं इस लेफ्ट हैंड साइड पर, तो इसके विकल्प हैं। तो आपका सॉलिड वर्क्स विविध विकल्प दर्शाता है। आप चाहते हैं कि यह कोने से कोने की तरह की चीज, शायद सेंटर कोने की तरह चीज, 3 पॉइंट की तरह है, और कई और। इस समांतर चतुर्भुज का हम उस तरह से उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप आयत के समान कोने से कोने वाला, जैसे हमने बनाया वैसे ही कोने से कोने वाला समांतर चतुर्भुज भी बना सकते हैं। डिफ़ॉल्ट विकल्प यहाँ हाइलाइटेड है। आप पहले पॉइंट को चुनें, दूसरे पॉइंट को चुनें, कुछ इंक्लिनेशन एंगल 3। अगर हम इसे बना रहे हैं तो आइए हम इसे करते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। आप तीसरा पॉइंट देख सकते हैं। यदि मैं इसे चला रहा हूं तो यह इंक्लिनेशन एंगल पर समायोजित होगा और बन गया। अब मेरे डायमेंशन स्मार्ट डायमेंशन पर आधारित मैं क्या कर सकता हूं कि मैं उसका उपयोग कर सकता हूं, शायद यह निर्दिष्ट कर सकता हूं। अब मैं न केवल लेंथ के टर्म्स में बल्कि कोणीय डायमेंशन की तरह कुछ चाहता हूं। मैं इसे लेना चाहूंगा। आगे के उद्देश्य के लिए भी हम स्मार्ट डायमेंशन का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ क्षैतिज जैसा कुछ है। ठीक है, ऑर्डिनेट डायमेंशन, आइए इसे चुनें। उदाहरण के लिए इन दो पॉइंट्स के बीच की क्षैतिज दूरी माना 15 यूनिट्स है।
फिर हम एक कोने से दूसरे कोने तक 15 पर क्लिक करते हैं। क्षैतिज दूरी माना होगी 15, वैसे ही ऊर्ध्वाधर भी समायोजित कर सकते हैं। एक ही समांतर चतुर्भुज में हम दो कोने के पॉइंट्स का उपयोग करना चाहते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट यदि आप ले रहे हैं तो यह सीधे एक आयत बनाता है क्योंकि आयत इस समांतर चतुर्भुज का हिस्सा है। अब हम इस शीट को एक नई शीट खोलने के लिए सीधे बंद कर सकते हैं, या फिर इन ड्राइंग्स को सेव करने में हम रुचि रखते हैं। हमें क्या करना है, स्केच मोड से बाहर आएं, यहाँ ऊपर जाएं, कुछ इस तरह की नई चीज़ों को सेव करना है। मैं हमेशा अपना ड्राइंग सेव कर सकता हूँ, जैसे इसको एक विशेष चीज़ में सेव करें। शायद आप डेस्कटॉप पर कुछ बना सकते हैं, डायरेक्टरी बना सकते हैं, यह अपनी पसंद के अनुसार है। नए फोल्डर में ड्राइंग, अभ्यास, फिर ओपन पर क्लिक करें। यह पहला ड्राइंग है जिसे हम चाहते हैं। इसका नाम पार्ट केक 2D ड्राइंग है। अब ड्राइंग्स को सेव करने के लिए यहाँ नोटेशन है, क्योंकि सॉलिडवर्क्स ड्राइंग्स को सेव करने के लिए एक विशिष्ट फॉर्मेट का उपयोग करते हैं। यहाँ कुछ भाग विकल्प जैसे SLD पार्ट है। इसका अर्थ यह है कि सॉलिडवर्क्स पार्ट या पार्ट ड्राइंग का पार्ट। आप इसे विभिन्न संस्करणों में भी सेव कर सकते हैं। जैसे आपके पास भिन्न प्रकार के फॉर्मेट्स हैं, JPG आप इसे सेव कर सकते हैं और इसी तरह। लेकिन यदि आप इसे सेव कर रहे हैं जैसे पार्ट ड्राइंग, जैसे .prt या .SLD पार्ट, बाद में आप शुरुआती ड्राइंग को हटा सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं और अधिक विवरण जोड़ सकते हैं या ड्राइंग एडिट भी कर सकते हैं। तो हमारा पहला स्टेप हमेशा होना चाहिए सेव करना, इसलिए ड्राइंग हमेशा सेव की जाएंगी। अब सीधे क्लिक करके इस ड्राइंग को बंद करें। अब हम इसे खोलना चाहेंगे, नए को। फिर हम नए पर क्लिक करेंगे। अगर हम पुराने को खोलना चाहते हैं तो यहाँ एक विकल्प है, जैसे पार्ट की पार्ट 1 2D। यदि आप सिर्फ अपने माउस को हिला रहे हैं, सॉलिडवर्क्स पर यह सीधे दिखता है। न्यूनतम वर्जन उस भाग का जिस पर हम पहले ही काम कर चुके हैं, इसलिए आप वास्तव में उस पर क्लिक करें जिसको एडिट करना चाहते हैं। यह सीधे ड्राइंग को खोलता है। और ये आयाम, आप इसे इस स्तर पर तब तक नहीं देख सकते जब तक हम इस पूरी चीज़ को नहीं बदल देते। ड्राइंग शीट सॉलिडवर्क्स में पता लगाए कि किस प्रकार के आयाम हैं। जब आप बना रहे हैं, यह उन आयाम को दर्शाता है तथा आंतरिक रूप से सेव करता है। इसके बाद जब आप सेव करते हैं, यह सीधे आयाम को नहीं दिखाएगा जब तक आप अन्य बिल्ट इन फंक्शंस को परिवर्तित या इन्वोक नहीं करते हैं। इसलिए अगली क्लास में हम अन्य प्रकार की चीज़ों के बारे में और जानेंगे, जैसे 2D शीट पर सर्कल ड्रॉ करना, संभवतः स्लॉट की तरह सरल स्लॉट कैसे बनाना है, दीर्घवृत्त कैसे बनाएं, विभिन्न प्रकार की पेंटागोनल संरचनाओं और अन्य चीज़ों को कैसे बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे।